मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। लाहौर जलसे को लेकर कौन दबाव में है, हुकूमत या अपोजिशन? आज वफाकी वज़रा के महकमों में रद्दोबदल हुआ। शेख रशीद साहब ने बतौर वजीर दाखिला जिम्मेदारियां संभाली। आजम सवाती को रेलवे का कलमदान, जबकि एजाज शाह को इंसदाद मनशियात का वफाकी वजीर बना दिया गया। दूसरी तरफ मुशीर खजाना हफीज शेख ने भी वफाकी वजीर के ओहदे का हलफ उठा लिया। अब जो सियासी तज्जियाकार हैं वो शेख रशीद की बतौर वजीर दाखिला तैनाती को आने वाले दिनों में पीडीएम की तहरीक और इसके मुमकिना लॉन्ग मार्च से जोड़ रहे हैं। बतौर वजीर दाखिला उनके लिए पहला चैलेंज भी 13 दिसंबर का लाहौर का जलसा है, जिसके बारे में उन्होंने अपनी जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की बतौर वजीर दाखिला, उसमें भी सवाल हुआ कि वो इस जलसे का क्या करेंगे। मुझे जिम्मेदारी पता है, पीडीएम के रिंग पिस्टल बैठे हुए हैं, ये आपको पता लग जाएगा। पीडीएम के प्लगों में कचरा फंसा हुआ है। पीडीएम जो है वो चूचू का मरबा है। इन्होंने वक्त आने पे, मुझे तो यकीन है कि अगर इंशाअल्लाह ये अपोजिशन हुई तो इमरान खान अगला इलेक्शन भी इनको मार देगा। अगर ये अपोजिशन हुई जो इसके चाले हैं तो इमरान खान अगला इलेक्शन भी भरपूर तरीके से जीतेगा इंशाअल्लाह। अब अपोजिशन ये भी इल्जाम लगा रही है कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार है, इसीलिए गिरफ्तारियां की जा रही हैं और मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपोजिशन को अपने जलसे चंद माह के लिए मुलतवी करने और पार्लियामेंट में आकर बात करने की भी पेशकश की। अपोजिशन इसे हुकूमत पर बढ़ते हुए दबाव के साथ जोड़ रही है। हम समझते हैं कि पीडीएम का जो पहला फेज है वो बड़ा कामयाबी से और बड़ी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला 13 के बाद हम अपना दूसरा फेज में दाखिल हो जाएंगे और तब तक आप सबको नजर आएगा कि ये हुकूमत खुद भागने वाला है। इनके जो हवाइयाँ इनकी उड़ी हुई है ना, वो हम तो खून खराबा या कोई भी किसी किस्म की भी हमारी पुरअमन तहरीक है। हम कहते हैं हमारे रास्ते और अवाम के रास्ते से हट जाओ, और अगर आप इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करोगे तो आप अपनी जो फॉल है और अपना जो घर जाना है आप उसको अपने ऊपर जल्दी कर लोगे। जाली वज़ीर आज़म ने फिर कुछ ऐसी बातें की हैं जैसे कि वो नशे में बोल रहे हों और हिज़्ब इख्तिलाफ को डायलॉग की दावत दे रहे हैं। डायलॉग की दावत नहीं, वो हमसे एनआरओ मांग रहे हैं। हमने डायलॉग की उनकी इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। वो इस काबिल नहीं है कि उनके साथ बातचीत की जाए। हुकूमत ने इस जलसे की इजाजत नहीं दी, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी हुकूमत की जिम्मेदारी जरूर है। लाहौर में दहशतगर्दी के खदशात का इजहार भी किया जा रहा है और 13 तारीख को यह भी हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। अब दूसरी तरफ हुकूमत है जो ये कहती है कि अपोजिशन दबाव में है। सूबाई वजीर कानून राजा बिशारत ने आज इंकशाफ किया कि मुस्लिम के वो अरकान जो उसके बयानिए से मुत्तफिक नहीं, वो उनके साथ राब्ते में है और मुलाकातें कर रहे हैं। काफ़ी अर्सा पहले नून लीग का एक अच्छा बड़ा धड़ा जो है वो अलहदा कायम हुआ था। फिर उस धड़े ने चीफ मिनिस्टर साहब के साथ मुलाकातें भी की और फिर उनमें से कुछ लोगों ने इनफरादी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। नवाज लीग में भी मुस्बत सोच रखने वाले लोग मौजूद हैं जो कतई तौर पर इस सारी एक्टिविटी को मुस्बत अंदाज में नहीं देख रहे। एग्जैक्टली नहीं बता सकता, लेकिन इतना ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ कि नून लीग में, कौमी असम्बली में भी और सूबाई असम्बली में भी मुस्बत सोच रखने वाले लोग मौजूद हैं। ये बात राजा बिशारत जो है वो कर रहे थे। अपोजिशन लाहौर के जलसे को फैसला कुन घड़ी और आर या पार मार्का करार देती है। हुकूमती रहनुमाओं का ये कहना है कि मरीम नवाज इसी जलसे के दबाव में लाहौर में रैलियां भी निकाल रही हैं। इस्तीफों के मामले पर अपोजिशन से बार बार सवाल भी किए जा रहे हैं कि तमाम पीडीएम जमातें इस पर मुत्तफिक हैं या नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसी मौजू पे अपना सीसी का मीटिंग बुला रहे हैं। वहाँ हम इत्तेसाद साहब को और बाकी हमारे जो नुमाइंदे हैं, मेंबरान हैं, उनसे हम उनका ओपिनियन और इनपुट लेंगे। कल चेयरमैन साहब का डिसीजन हुआ था कि जो इस्तीफों की बाबत डिस्कशन टेलीविज़न पे जो पीपल्स पार्टी के लोग कर रहे हैं
उनको उन्होंने कहा कि आप CEC की मीटिंग तक और FC की मीटिंग तक आप डिस्कस न करें, टिल सच टाइम आई टेक द पार्टी इनटू पार्लियामेंट। शटर डाउन कब होगा, क़याम हड़ताल कब होगा और इस्लामाबाद की तरफ मार्च हम किस वक्त करेंगे, और ये जितने मराहिल आएंगे उन मराहिल में इस्तीफ़ों का तस्करा होता रहेगा। और अगले दिनों में हम इसकी स्ट्रेटजी भी तय करेंगे कि इस्तीफ़े हमने किस वक्त ढाल बनाकर इनके सर पे मार देने हैं। PDM ने फैसला कर लिया है कि 31 दिसंबर तक सारे पार्टीज की क़यादत के पास इस्तीफ़ा जमा होंगे और इस फैसले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल है। मेरे पास धड़ाधड़ एक के बाद एक इस्तीफे पहुंच रहे हैं। अब हुकूमत का यह कहना है कि इस मामले पर इनमें इत्तेफाक नहीं। 13 दिसंबर के जलसे को लेकर दबाव किस पर है, क्या हुकूमत दबाव में है या ऑपोजिशन में, इस पर आज के प्रोग्राम में हमारी बहस है। वेरी क्विकली मेरे साथ एक बड़ा एस्टीम पैनल मौजूद है। तारुफ में करा दूं, उस्मान डार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुआविन खुसूसी हैं, बहुत शुक्रिया डार साहब आपके वक्त का। सेनेटर डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब, अगेन सीनियर पॉलिटिशियन मुस्लिम लीग नून से, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब। और नाज बलोच साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं, वो भी हमारी आज के इस बहस में शरीक है। नाज बलोच साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं इस डिबेट का आगाज हुकूमत से, डार साहब से कब से करना चाहता हूँ। डार साहब, क्या हुकूमत पर दबाव है? ये 13 दिसंबर को जो अपोजिशन अपना जलसा करने जा रही है, लाहौर जलसा। देखिए रहमान, इनके बयानात से तो ऐसा जाहिर होता है जैसे कि PDM दबाव का शिकार है, बुखलाहट का शिकार है। अभी आपने क्लिप दिखाया बिलावल जरदारी साहब का। बिलावल जरदारी साहब कह रहे हैं हम एक जमहूरी पार्टी हैं और हम अपनी CEC से मशावरत के बाद बताएंगे कि हम इस्तीफे देने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, चंद रोज कबल जब मौलाना फजल रहमान साहब ने 31 दिसंबर को बोला इस्तीफे दिए जाएंगे, इस्तीफे हम देंगे, तो बिलावल जरदारी साथ खड़े थे। मरियम सफदर साहिबा कहती हैं कि जो इस्तीफा नहीं देगा उनके घरों का घेराव करेंगे लोग। मैं समझता हूँ कि ये लोग मिनिस्टरों के किस तरह लानत कर रहे हैं इस्तीफों का, कि आज इन्हें ये कहना पड़ रहा है कि अभी हम CEC में जाएंगे, फिर मशवरा करेंगे, फिर बताएंगे। तो उस दिन क्यों नहीं बिलावल साहब ने कहा मौलाना फजल रहमान साहब को, जी आज हमने फैसला नहीं किया कि हम इस्तीफे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। पूरे मीडिया पे दिखाया गया, चलाया गया रहमान के जी इस्तीफे 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 इस्तीफे, और उस दिन से इस्तीफे ही चल रहे हैं। आज इन्होंने एक तारीखी यूटर्न ले ली है जो आप दिखाया जी अभी तो इस्तीफे नहीं दे रहे हम, अभी तो हम CEC में जाएंगे, अभी हम करेंगे। तो यहाँ से आप खुद अंदाजा लगा लें कि PDM की अपनी कोऑर्डिनेशन का क्या हाल है, खुद कितने बुखलाहट का शिकार है। घंटों मीटिंग स्टॉक करने से पहले और फिर मीडिया पे आके गलत बयानी से काम लेते हैं, जी हमने इस्तीफे देने का फैसला कर लिया है। अगर आपने इस्तीफे देने का फैसला कर लिया था तो बिलावल जरदारी साहब आज आप ढोंग क्यों रिचा रहे हैं जमहूरी पार्टी का CEC में जाने का? ये उस दिन था बात आपका करना मौलाना फजल रहमान साहब को, मौलाना साहब अभी हमने फैसला नहीं किया है इसलिए हम आपके साथ नहीं है, मरियम सफदर साहिबा हो सकती। इसी तरह मरियम सफदर साहिबा खुद जिन्होंने कभी काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा, इलेक्टेड नहीं है, 10 साल के लिए नहल है, सजा याफ्ता है, वो अलग बात है, सजा मुअत्तल हुई उनकी, वालिद उनके इश्तिहारी हैं, अदालतों से सजा याफ्ता है, तायाद नायल है। और वो लोग जो लाखों के पार्लियामेंट में पहुंचे हैं इनकी जमातों के, उनको जबरन कह रहे हैं इस्तीफे दें। अगर आप इस्तीफे नहीं देंगे तो आपके घरों का गिराव करें। ठीक है डार साहब, ये इस्तीफों वाली बात होगी, लेकिन आज मुझे जरा गुजारिश मेरी सुनिएगा, आज शेख साहब को लाया गया वजीर दाखिला के तौर पे, तो ऐसा लगता है कि और बहुत सारे लोग उससे तासुर ये निकाल, शेख साहब को ऐसा लगता है कि जैसे PDM की ये तहरीक जब ये लॉन्ग मार्च और इस्तीफों की बातें हो रही हैं तो शेख साहब को जो है वो बतौर वजीर दाखिला लाया गया। क्या यही वजह है या फिर को और शेख साहब को, शेख रशीद साहब को इस ये कलमदान देने की वजह कोई और है? नहीं देखिए, काफी अरसे से पिछले 1-2 माह से मैं खुद भी देख रहा था, सुन रहा था, ये बातें चल रही थी शेख साहब को शायद इंटीरियर मिनिस्ट्री या दाखिला दी जाए। सफलिंग होती रहती है, कप्तान जब चाहे फील्डिंग चेंज कर सकता है, तो इसलिए उन्होंने पोजीशन चेंज की है। लेकिन मैं समझता हूँ कि तासुर देना कि PDM को फिक्स करने के लिए या इनको देखे, उन्होंने तो साफ खुद मैं देख रहा था
शेख रशीद साहब कह रहे थे उससे ना हम जोड़े, बल्कि आप ये कह रहे हैं रूटीन की तब्दीलियां हैं, ये रूटीन की फील्ड शिफ्टिंग है, इसलिए इसमें कोई सच वो नहीं कि हम पीडीएम को मद्देनजर रखते हुए कर। ठीक, राइट, आई गेट योर पॉइंट। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, ये जरा दबाव वाली चीज पे जरा बाद में मैं आपसे सवाल करूंगा, मगर पहले ये जो चेंजेस हुई हैं आज, शेख रशीद साहब वजीर दाखिला आ गए हैं, हफीज शेख साहब उन्होंने भी वफाकी वजीर के ओहदे का हलफ उठा ली, इनको आप किस तरह से देख रहे हैं? वो कह रहे हैं ये रूटीन में चल रहा है काम, ये इसका कोई पीडीएम से या जलसों से या आपकी तहरीक से जो है वो कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो जी पीटीआई ज्यादा बेहतर जानती होगी, लेकिन आप देख चुके हैं कि पिछले 3-4 दिनों में क्या हुआ है। आपने देखा कि किसी ने रास्ते में पानी पिलाया, अगर किसी जगह से खाना खाया तो उन रेस्टोरेंट्स पे मुकदमे कल कर दिए गए हैं। आप मुझे बताएं, एक रेस्टोरेंट है जो आपकी इजाजत से खुला है, अगर उसमें जाके 8, 10, 50 लोग बैठते हैं और खाना खाते हैं तो आप किस चीज का मुकदमा उन पे कर रहे हैं? इसी तरह आपने देखा कि वो डीजे भट्ट साहब जो हैं, जो इनके भी इंतजामात किया करते थे, उन डीजे भट्ट साहब पे मुकदमा सिर्फ मुकदमा किया गया, बल्कि उनको घसीटा गया। और आपने वो तमाम वीडियोस देखी जिनमें उनको घसीटा जा रहा है और वो बिलबिला रहे हैं, वो भी आप तमाम देख चुके हैं। अभी मैं कल एक मीटिंग में था तो पता चला कि इन्होंने इसी तरह इनफरादी तौर पे जो कुर्सियां सप्लाई करने वाले लोग हैं, जो साउंड सिस्टम सप्लाई करने वाले लोग हैं, जो स्क्रीन्स लगाने वाले लोग हैं, इनफरादी तौर पे हर एक के पीछे पुलिस भेजी है, इनफरादी तौर पे हर एक को हरासा कर रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि हम ना सिर्फ तुम पे मुकदमे करेंगे बल्कि तुम्हें उठा के ले जाएंगे। तो आप मुझे बताइए कि इससे आपको क्या लगता है कि कौन इस वक्त बौखलाहट का शिकार है? अगर हुकूमत बिल्कुल कॉन्फिडेंट है और जैसा कि इमरान खान साहब कहते हैं कि भाई मैं कॉन्फिडेंट, आप जलसा करें, तो फिर ये क्या मसला है? ये तमाम मुकदमात कहाँ से आ रहे हैं? ये थाना शाहदरा के अंदर जो कभी बगावत का मुकदमा करते हैं, कभी गद्दारी का मुकदमा करते हैं, कभी जाके दहशतगर्दी का मुकदमात करते हैं, ये किस लिए कर रहे हैं? इनको कोई मसला नहीं है अगर ये बिल्कुल कॉन्फिडेंट। और जहां तक तब्दीलियों की आप बात कर रहे हैं, आपने जो अभी थोड़ी देर पहले जो क्लिप चलाया है उससे तो लगता है कि शेख रशीद साहब ने डिक्लाइन कर दिया है, क्योंकि वो तो अभी भी प्लगों की बातें कर रहे हैं। लगता है वो रेलवे के ही वजीर है। वो कह रहे हैं प्लगों में कचरा फंस गया है, गाड़ी चू चू कर रही है और ना जाने क्या क्या बातें कर रहे हैं। तो कुछ दिखा नहीं है कि वो इंटीरियर के वजीर बन गए। मेरे ख्याल में वो अभी तक रेलवे की वजारत के अंदर प्लग और डब्बे और चू चू और वो तमाम चीजें ठीक कर रहे हैं। अगर आप एक लार्जर पिक्चर देखें तो जिन लोगों को आज मुकर्रर किया गया है उनकी कारकर्दगी के हवाले से मैं समझता हूँ ये 3 नाकाम तरीन वजीर थे। जितने एक्सीडेंट्स शेख रशीद साहब की जेर सरकर्दगी हुए हैं पिछले 2-2.5 साल में और जितने लोग मरे हैं या जले हैं, उसके बाद आपको याद होगा कि शेख साहब भी कहा करते थे और खान साहब भी पता नहीं किसी मुल्क की, थाईलैंड या किसी की एग्जाम्पल देते थे कि एक कश्ती डूब गई तो वजीर आजम ने वहां से इस्तीफा दे दिया। तो उनको तो उन्होंने आगे बढ़ा के एक नया ओहदा दे दिया। और मुल्की मईशत जो है वो जिस तरीके से चल रही है, अगर आप उसको देख लें जिस तरीके से चल रही है, आप बाहर निकले, हमने ये मोबिलाइजेशन के सिलसिले में गली कूचों में मुलाकातें हुई बूढ़ी माओं से, बहनों से, तो वो आंसुओं से रोती, वो ये कहती हैं कि हमारी तो पूरी नहीं पड़ती, अगर हम माँ बाप की दवा लें तो परफॉर्मेंस नहीं देख रहे पीछे। वैसे खान साहब ने इशारा दिया है, उन्होंने कहा और भी जो है वो तब्दीलियां हो सकती। जी मैं ये कह रहा हूँ कि जिनको वजीर मुकर्रर किया गया है ये तो वो लोग हैं जिनकी वजह से मईशत की ये हालत है। तो लग ऐसे रहा है कि इन कॉम्पिटेंस को, लैक ऑफ परफॉर्मेंस जो है उसको रिवॉर्ड किया जा रहा है। तो और बौखलाहट भी नजर आ रही है और लैक ऑफ परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड करना भी नजर आ रहा है। तो यही 2 चीजें। आपको क्या लगता है ये चेंजेस क्यों हुई हैं, ये जो की जा रही है? डार साहब तो कह रहे हैं रूटीन का काम है, इसमें कोई ज्यादा ढूंढने की कोशिश ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान, देखें, जिसको ये रूटीन का काम कह रहे हैं ना, ये रूटीन का काम नहीं है, ये बौखलाहट है, ये वो खौफ है। ये जो इस्तीफों की हमारी जैसे ही बातें शुरू हुई और जैसे ही हमारी लीडरशिप ने इस्तीफों की बात की, उसी लम्हे
हमारे मेंबरान ने अपने इस्तीफे तैयार करके फौरी तौर पे जो है वो जमा कराना शुरू कर दिए। ये 150 इस्तीफों की बात है रहमान, ये कोई 30 इस्तीफों की बात नहीं है जो 2014 में कंटेनर पे मांगे गए थे, जिसमें से बमुश्किल कोई 5-6 लोगों ने इस्तीफे दिए थे राजी खुशी, बाकी तो तैयार भी नहीं थे इस्तीफों के लिए, और बार बार समझा रहे थे उस वक्त इमरान खान साहब को कि जी इस्तीफे नहीं देने, इस्तीफे नहीं देने। तो ये वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी पॉलिटिकल पार्टी हो या PMLN हो या दीगर जो भी जमातें 11 जमातें PDM का हिस्सा हैं, इनकी एक स्ट्रगल रही है डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए। परवेज मुशर्रफ की आमदियत के सामने भी खड़े हुए थे, तब भी यही पॉलिटिकल पार्टी सब इकट्ठे हुई थी। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो इनकी बौखलाहट है, ये बातें हुकूमत की तरफ से खास तौर पर ना साहबा पीपल्स पार्टी के हवाले से बड़े कॉन्फिडेंस के साथ की जा रही है। हमने शेख साहब को भी सुना, शिबली फराज साहब ने बात की कि पीपल्स पार्टी ने जो है वो शायद जो है वो साथ नहीं रहना, और फिर जब वो पीपल्स पार्टी की तरफ से बात हुई कि हम CEC में जाएंगे, जिसका भी जिक्र जो है वो डार साहब कर रहे थे, तो ये फिर इस पर तो बड़ा क्लियर वाजे दो टोक मौके फौरी तौर पर जो है वो कहना चाहिए था पीपल्स पार्टी को कि हाँ ठीक है हम तो पहले से इस बात पर तैयार हैं या एग्री करते हैं। डार साहब को हमारे इस्तीफों की परेशानी नहीं होनी चाहिए, हमारे इस्तीफे तैयार हैं और हमारी लीडरशिप को पहुंच चुके हैं, तो ये हमारी फिक्र ना करें, इनको फिक्र होनी चाहिए उस BRT की। आ नहीं रहे इस्तीफे आ गए हैं, आप ये कह रही हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल आगे, और आपके सामने आप सोशल मीडिया पे देख लें, दे दनादन आ रहे जा रहे हैं इस्तीफे, और ऐसे मजे से आ रहे हैं इस्तीफे। हर इस्तीफे पे हुकूमत की नाकामी की पूरी दास्तान बताई जा रही है कि क्यों हम इस्तीफे दे रहे हैं। तो बात ये, हम 4 हल्कों पे इस्तीफे नहीं दे रहे, हम महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी और अवाम की जो रोटी छिन गई, जो 5.8 से GDP -2 पे लेकर चले गए, उसके ऊपर इस्तीफे दिए जा रहे हैं। ये जो हुकूमत की नाअहली है, इस हुकूमत की जो नाकामी है, उसके ऊपर इस्तीफे दिए जा रहे हैं, 4 हल्कों पे नहीं इस्तीफे दिए जा रहे। अच्छा, और दूसरी बात रहमान ये है कि देखे ना, 4 हल्कों वाली बात कर दी आपने। खौफ इतना है कि ये बट कढ़ाई वाले को उठा के पकड़ लेते हैं कि उधर जाके कोई कढ़ाई खा ले। खौफ इतना है कि यही DJ 2014 में तो सही था, वहां पे म्यूजिक सिस्टम, साउंड सिस्टम देता था, सही था। आज उसको पकड़ के, मेरी बात मुकम्मल होने दे रहमान, उसको पकड़ के DJ बट को, और उसके बाद पुलिस उससे पूछती है कि अपनी बहनों के नाम बताओ। आप मुझे बताएं, क्या ये है वो नया पाकिस्तान, ये है वो तब्दीली? चले वो आगे पॉइंट में, ये इस्तीफों वाली बात क्योंकि डार साहब ने जिक्र किया था, डार उस्मान भाई इस्तीफे आ नहीं रहे, इस्तीफे आ गए हैं। अच्छा, मैं सिर्फ मासूमाना सवाल रखता हूँ, आप फिर ब्रेक पे बेशक चले जाइएगा। मेरी बहन नाज बलोच, चले वो मुझे ब्रेक का भी कहा जा रहा है, सवाल आप कर लें फिर हम ब्रेक पे चले जाएंगे। ब्रेक से पहले सवाल डार साहब को कैसे पता चला ब्रेक का? जी, ऊपर इस्तीफा लिखना शुरू करें, स्पीकर नेशनल इस तरह का, ये अंगूठा भी लगा और साइन भी, ऊपर स्पीकर नेशनल असेंबली को, बिलावल जरदारी को नहीं, और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब भी कौम को इस्तीफा दिखाएं, स्पीकर के नाम लिखा, और स्पीकर को दिए जा रहे हैं मेरे भाई, आप पढ़ लें, स्पीकर के नाम पे एड्रेस हो रहे हैं, आप पढ़ लें मेरे भाई, मैं आपको व्हाट्सएप पे भी भेज देती हूँ, आप इस्तीफे पढ़ लें, स्पीकर को एड्रेस हो रहे हैं। डॉक्टर साहब ने तो चेयरमैन सेनेट को देना है, ना साहबा का जो है वो स्पीकर को जाएगा। इस्तीफा इस तरह का ब्रेक के जा रहा है, बिल्कुल आप देखिए, हम मंजे में सियासतदान हैं, हम एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिसकी लीडरशिप ने जमहूरियत के लिए जान की कुर्बानी दी है। हमें यह पता है कि स्पीकर के नाम पे दिए जाते हैं इस्तीफे। आप देर से समझा रहे हैं। उस्मान डार साहब, एक ब्रेक के बाद जरा वापस आते हैं। इस्तीफों में जो बात हो रही है, क्या इसका मतलब ऑपोजिशन पर दबाव है या फिर हुकूमत जो है वो इसमें से जो है कुछ ढूंढने की कोशिश करे? इस पर इस ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। 13 दिसंबर के जलसे को लेकर दबाव किस पर है, हुकूमत पर या ऑपोजिशन पर? डार साहब, ब्रेक पर जाने से आपने पहले सवाल पूछा, उन्होंने कुछ तो मेरे ख्याल है जवाब दे दिया है, कुछ और ऐड करना है या अभी भी आप जवाब चाहते हैं उनसे? मैं ये चाहता हूँ, ये इस्तीफा स्पीकर के नाम और सेनेट चेयरमैन के नाम।
मैं अपने भाई को बता दूं, दरअसल बात यह है कि मेरे भाई उस्मान डार जो है वो पार्लियामेंट में है नहीं, इस वक्त मेंबर नहीं है। वो कहते हैं कि उनके साथ धांधली हो गई थी इलेक्शन में, तो वो पार्लियामेंट में है नहीं। अगर वो पार्लियामेंट में होते, एक मेंबर होते, तो उनको पता होता कि हर मेंबर को इस चीज का इल्म है कि इस्तीफा स्पीकर के नाम पे ही दिया जाता है और उसको एड्रेस किया जाता है। इस चीज की हमें समझ है मेरे भाई, आप भी समझ जाएंगे इंशाल्लाह। कभी ना कभी हमारी दुआ है कि आप भी राय रास्त पे आ जाएं, आप भी पार्लियामेंट में जब कभी पहुंचेंगे सही तरीके से, आपके साथ अगर धांधली ना हुई तो फिर आप भी समझ जाएंगे। आप जरा सुन लें जरा डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं जी। उस्मान भाई देखो रहमान, मेरी टर्न है इसलिए मुझे मेरी टर्न पे बोलने दे। इन्होंने इस्तीफा लिखा है बिलावल जरदारी साहब के नाम, पीएमएलएन वालों ने लिखा है मरियम सफदर साहबा के नाम, ठीक है। और दूसरी तरफ बिलावल जरदारी साहब कह रहे हैं अभी हम सोचेंगे, सीसी में जाएंगे। ये भी समझते हैं इस्तीफा देना आसान काम नहीं है। मैं खुद हल्के की पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, 1,15,000 वोट लिए थे मैंने सियालकोट से, 1,1200 वोट से मैं इलेक्शन हारा। चले वो अलग डिबेट है क्या है क्या नहीं है, तो मेरे ऊपर भी जिम्मेदारियां। लोग जो लाखों वोट लेकर पार्लियामेंट में आते हैं, आसान नहीं होता अपनी लीडरशिप के एक मुतनाज़ा बयानिए की वजह से इस्तीफे दे दें। जिस दिन ये इस्तीफे स्पीकर के नाम सारे कलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद एक प्रोसेस है। जिस तरह हमने इस्तीफे दिए तो स्पीकर साहब ने एक एक करके सबको बुलाया। कि मैं जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, वो जो सवाल मुसद्दिक भाई ने उठाया, उन्होंने कहा कि अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, हुकूमत इतनी कॉन्फिडेंट है, तो ये मुकदमात क्यों हो रहे हैं साउंड सिस्टम वाले के ऊपर, रेस्टोरेंट वाले के ऊपर? देखिए मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जो एक सेकंड देखिए, अभी तो वो उसका 10% भी नहीं इन लोगों के साथ हो रहा जो हमारे साथ हुआ था धरने में, या जो हमने लॉकडाउन में तहरीकें चलाई। मेरे अपने घर में कोर्ट में चादर चार दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल करके सीढ़ियां लगाकर हमारी घर की खवातीन के साथ हरासा किया गया, बच्चे उठा के ले गए, हक नवाज को गोली मारी गई, फैसलाबाद में हमारे वर्कर शहीद हुए। अभी ये क्या इनके साथ हो रहा है? अभी डीजे भट्ट का तो वो केस मैं समझता हूँ कि मैं जाती तौर पे समझता हूँ वो नहीं होना चाहिए था जो भी डीजे भट्ट के साथ हुआ। यहाँ और साउंड वाला आ जाएगा, यहाँ और कुर्सियां आ जाएंगे। जिस तरह ये सियासी शहीद होना चाहते हैं, लोगों की हमदर्दियां लेने के लिए ये इस तरह की कर रही हैं। मैं चाहूंगा, मैं आपको फुटेज भेजूंगा जिसमें कारतूस, गोलाबारी, जिस तरह की शेलिंग हमारे ऊपर की गई इस्लामाबाद में। मैं कौम को एक दफा वो सारी फुटेज दिखाना चाहूंगा, मैं मीडिया के साथ शेयर करूंगा। आप कौम को दिखाएं रियासती दहशतगर्दी पीएमएलएन के दौर में पीटीआई के वर्कर पे की गई। अभी तो ये बेचारे डीजे भट्ट का रोना रो रहे हैं जी, डीजे भट्ट के साथ ही हो गया। और भाई मेरे भूल गए हो हमारे साथ आप लोगों ने क्या किया, हमारे वर्कर शहीद हुए, भूल गए हो तारीख का हिस्सा ये सब कुछ। मगर वो अगर उन्होंने गलत किया तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप जो है वो हुकूमत अब या उसको जस्टिफाई किया जा सकता है। टू रॉन्ग्स कैन नॉट मेक राइट। बट ये मैं यही चीज डॉक्टर मुसद्दिक साहब के सामने जरा रख देता हूं। डॉक्टर मुसद्दिक साहब कह रहे आपने तो बहुत कुछ किया था, ये तो कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल में आपके पास वो कह रहे हैं कि मैं लेकर आऊंगा, कौन सी ऐसा क्लिप है जो इनके पास है और आपके पास नहीं है? तो आप चलाएं, आप दिखाएं लोगों को कि कैसे इन्होंने क्रेन ला के पार्लियामान की दीवार तोड़ी और उस पर कब्जा किया। दिखाएं लोगों को, आप दिखाएं जरा पीटीवी। जब बाहर से कोई फौज आए और मुल्क पे कब्जा कर ले तो सबसे पहले वो टेलीविजन स्टेशन पे कब्जा करती है और विक्ट्री का निशान बनाती है। तो वो वीडियोस दिखाएं जिसमें वो स्कार्फ और वो हैट पहन के विक्ट्री के निशान बनाए हुए थे। और आपके पास वो ऑडियो क्लिप है, वो देखें जरा, पूछें कि किसका ऑडियो क्लिप है जो मुबारकबादें चल रही हैं कि हमने पीटीवी पे कब्जा कर लिया है। वो दिखाएं जी जरा, और वो दिखाएं वो जब तोड़ा है, वो उसको घसीटा एसएसपी को सड़क के ऊपर, उसकी रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी और उसका सर भी फाड़ दिया, तो वो दिखा देना जी। और वो भी दिखा दें जो बाथरूम बनाए सुप्रीम कोर्ट के सामने और जो शलवारें टांगी और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मजबूर किया कि वो कच्चे रास्ते से आए। अच्छा, वो कब्रें दिखा दें, कब्रें दिखाएं जो वहां पे खोदी गई, और फिर वो दिखाएं जो पहने गए वो सफेद चादरें रोल करके कफन पहने गए और कहा गया कि ये हम यहाँ पे लेटे। तो सब दिखाएं ना जी। हम तो कह रहे हैं वो सारे क्लिप दिखाएं ताकि आपको पता चले कि उस वक्त क्या हो रहा था। और उस वक्त सब लोग 4 बजे से कवरेज शुरू करते थे रात को 11 बजे तक, और हर शख्स ये कहता था कि ये आईनी हक है। यानी ये आईनी हक है कि आप पुलिस वाले को घसीटे सड़कों के ऊपर, ये आईनी हक है। ये आईनी हक है कि आप सेक्रेटेरिएट को बंद कर दें और 3 दिन हुकूमत की कार्रवाई ना होने दें, ये आईनी हक है। लेकिन बट कढ़ाई के ऊपर खाने के लिए रुक गए।
खाने के लिए रुक गए हैं। मेरी बात तो एक मिनट साहब, मैंने आपको कल भी कहा है, आपने कल मुझे इतना डांटा है, मैंने कल भी आपको कहा आप जब मुझे रोकेंगे मैं रुक जाऊंगा, लेकिन मेरी बात तो मुकम्मल होने दें। बात ये है कि ये जो डार तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और ये भी मानेंगे, शायद आज ना माने लेकिन मेरा ख्याल है मानेंगे। लेकिन इसके बावजूद जो दरमियान में डार साहब बोलते हैं ना, उसकी वजह ये है कि डार साहब को लगता है कि मैं कोई ऐसी बात कर रहा हूं जो दुखती है। तो मैं ये समझता हूं कि इस दुख को दूर करें। अगर आप पे कोई इस्तीफों का बोझ ही नहीं है तो आपको मसला क्या, हम इस्तीफे दें या ना दें? आप पूछते क्यों हैं ये सवाल? आप पे तो कोई बोझ ही नहीं है, आप तो कॉन्फिडेंट है। भाई इस्तीफों का बोझ तो उसके ऊपर होगा, इस्तीफों का बोझ तो डार साहब उसके ऊपर होगा जो वोट लेकर आया होगा, जिसको कोई लेजिटिमेसी की अपनी परवाह होगी। उसको क्या लगे जो प्राइम मिनिस्टर बोले कि आयल के दोनों तरफ अगर ये इस्तीफे देंगे तो इधर भी पीटीआई होगी, इधर भी पीटीआई होगी। एक मिनट सर, एक सेकंड दीजिए, सिर्फ एक सेकंड। डार साहब मैं माफी चाहता हूं, मैं 30 सेकंड में खत्म कर दूंगा बात। वजीर आजम ने अभी बोला कि हम दोनों तरफ अगर ये इस्तीफे देंगे तो हमारे हर पार्लियामान के अंदर एक तरफ पीटीआई और आयल के दूसरी तरफ की पीटीआई। बिल्कुल उसी तरह जैसे जब पाकिस्तान का सौदा किया गया तो एक तरफ आईएमएफ और दूसरी तरफ भी आईएमएफ, और ये वो बोझ है जो आज गरीब लोग उठा रहे हैं। तो जिसको कोई मसला ही ना हो इस तरह की इलिजिटिमेट हरकतें करने से, उसको क्या वोट का बोझ है? भाई आप हमें देने दें, आपको क्या फर्क पड़ता है? आप इलेक्शन करवाएं और पीटीआई वर्सेस पीटीआई, और शाम को भी आपके पास सिर्फ डार साहब ही आया करें ताकि एक ही नुक्ता नजर जाए पूरे पाकिस्तान में, हमारी तो कोशिश होगी सर, सारे बैठे हैं, बात तो हो, जमहूरियत का वादा नंगा हो जाए, ये सामने आए वन पार्टी रूल जो यहाँ पे हाइब्रिड हम आपको फिर भी बुलाते रहेंगे, आना चाहिए। मैं डार साहब जरा मुख्तसर गल करियो, मैं नाज साहबा के पास जाना है, बट आप क्योंकि रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे इसलिए आप कर लें, फिर देन आई विल गो टू नाज बलोच साहबा। मैं डॉक्टर साहब के नॉलेज में इजाफा करना चाहता हूं। पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन में 100 से ज्यादा सियासी जमातें रजिस्टर्ड हैं। ये 11 सियासी जमातें इस्तीफा देंगी, नई सियासी जमातें, इलाकाई सियासी जमातें सिंध में से ऊपर आएंगी, पंजाब में से ऊपर आएंगी। ये क्या पीटीआई की बात कर रहे हैं? ये चेंज आएगा। जैसे परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में आई थी, इन दोनों जैसे जियाउल हक साहब के दौर में आई थी। ये गला फरसूदा, ये 11 जमातों का टोला, जान छूटेगी कौम की, और नई जमातें जो रजिस्टर्ड हैं वो ऊपर आएंगी इंशाअल्लाह। दे इस्तीफा। डॉक्टर साहब मैं तो आपको हुकूमत के लिए फायदा लग रहा है? नाज बलोच साहबा वो कह रहे हैं आप इस्तीफे दे दें, इसमें तो हुकूमत का फायदा ही है। देखिए रहमान बात यह है कि हमारे इस्तीफों की इतनी परेशानी, इतनी जो है वो एक कैफियत अजीब सी हुकूमत की क्यों हुई है, क्यों परेशान है ये हमारे इस्तीफों को लेकर? ये जो परेशानी इनकी है ये बता रही है। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा कि ये 30 इस्तीफे नहीं है, ये 150 इस्तीफे हैं, और 150 इस्तीफे का मतलब भी अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे ही नहीं आनन फानन इन्होंने शेख रशीद को जो है अचानक से वजीर दाखिला बना दिया। रेलवे का सत्यानाश करने वाले शख्स को आप वजीर दाखिला लगा रहे हैं, जिसको चपरासी नहीं बनाना था इन्होंने किसी वक्त, जो कहते थे कि अल्लाह ना करे कि ऐसा मैं चपरासी भी ना रखूं किसी को, तो उसको उठा के आपने वजीर दाखिला बना दिया। और दूसरी बात यह है कि जो कह रहे हैं कि 11 पार्टी खत्म हो जाएंगी और नई पार्टियां उठकर आएंगी, इन्हीं 11 पार्टियों में से लेकर आपने लोग अपनी काबीना में डाले हुए हैं। तो ये जरा आप देख लें कि इन्हीं 11 पार्टियों के, आप शाह महमूद कुरैशी देख लें, आप फिरदौस आशिक अवान देख लें, आप फवाद चौधरी को देख लें, आप जिन को उठा के देख लें, सारे लोग, आप खुसरो बख्तियार उठा के, ये कहां से आए हैं सारे लोग आपके पास? ये आपकी पार्टी के तो नहीं है, इनका पीटीआई से तो कोई ताल्लुक नहीं है। क्या शेख रशीद पीटीआई है? क्या शेख रशीद का ताल्लुक पीटीआई से है? क्या अभी शेख का ताल्लुक पीटीआई से? क्या एजाज शाह का ताल्लुक पीटीआई से? क्या गुलाम सरवर जो एविएशन को तबाह कर बैठे, पीआईए का सत्यानाश कर दिया उन्होंने, बैन जो है वो उठ नहीं रहा पीआईए के ऊपर से, जिनके ऊपर कोर्ट जो है वो किस किस्म की वर्डिक्ट दे रही है, कैसे कमेंट्स उनके पास स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, एक नेशनल कैरियर का इन्होंने तबाही के दहाने पे लेकर आ गए। ये कौन लोग हैं? इनका ताल्लुक पीटीआई से है या था? तो ये आप छोड़ दें, किसका ताल्लुक किस पार्टी से है, कितनी पार्टीज को, आप तो खुशी करें, आप तो खुश हो जाए। रहमान एक और बात मैं कहती चलूं, देखिए बात यह है कि यहाँ तक इस नहज पे लाने वाली ये हुकूमत खुद है। ये जो इन्होंने डेडलॉक क्रिएट किया, इन्होंने पार्लियामेंट में तूफान बदतमीजी का सिलसिला किया। मुझे ब्रेक पर जाना है, बट
अगर कोई वन लाइनर है तो आप कह दें, वरना ब्रेक के बाद मुझे इजाजत दें कि मैं ब्रेक के बाद आपके पास वन लाइनर तो आते ही नहीं। जब आप मौका देंगे मैं कह दूंगा, मैं कहां से वन लाइनर लाऊं सर? वन लाइनर अगर मुझे आते तो मैंने कहा कोई मुख्तसरन बात हो सकती। चले मैं ब्रेक के बाद अब आपके पास आता हूं, फिर आपसे 2 या 3 लाइनर या जो भी आप कहना चाहते हैं वो आप कह लीजिएगा। इस ब्रेक के बाद आ रहे हैं जी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। मुसद्दिक मलिक साहब, आप एक तो वो बात जो ब्रेक पर जाने से पहले करना चाह रहे थे कर लीजिए, मगर एक और सवाल मेरा साथ जरूर है कि वजीर आजम कह चुके हैं कि आप 2-3 महीने के लिए जलसे मुलतवी कर दें। वो कह चुके हैं कि पार्लियामान में आकर जो है वो इश्यूज पर बात कर लें, मगर अब ऐसा लग रहा है कि जो बात पहले हुकूमत किया करती थी कि आपकी तरफ से कोई बात होती थी तो कहते थे NRO, अब आपकी तरफ से बात की जा रही है कि वजीर आजम अगर पेशकश कर रहे हैं तो वो भी NRO है। तो ये क्यों है? क्यों ऑपोजिशन रिस्पॉन्ड नहीं कर रही जो वजीर आजम या हुकूमत अब जो है वो बात कर रही है कि आप आए पार्लियामान में आकर बैठकर बात कर लें? देखिए, पहले तो आपने वो वन लाइनर वाली बात करके मुझको बहुत बोझ डाल दी है। मैं सारी ब्रेक में सोचता रहा मैं क्या वन लाइनर तहल का खेज नहीं मुझे पता चल सका। तो मैं आपसे गुजारिश जैसे मुझे समझ आई वैसे ही आपके सामने रख देता हूँ। आप वन लाइनर उसमें से निकाल के वो जो आपके वो टैग लाइन वाले नहीं होते नीचे, उनको कहें कि उसमें से एक्सट्रैक्ट करके वन लाइनर चलाएं नीचे स्क्रीन के। देखिए भाई, बात ये है कि अभी जो मेरे भाई डार साहब ने बात की है, यही बात तो परवेज मुशर्रफ साहब करते थे। वो कहते थे सियासी जमातों की क्या जरूरत है, बेशुमार लोग हैं, कोई NGO से आता है, कोई छोटी सियासी जमात है, कहीं नहीं भी होगी, जिन 100 सियासी जमातों का ये जिक्र कर रहा है तो बनवा देंगे, उसमें क्या मसला है, और उनको ऊपर ले आएंगे और उसमें बेशुमार लोग आएंगे अंदर, और नई जो है वो नॉन पार्टी बेस्ड पार्टी बन जाएगी एक, और उन तमाम का एक इल्हाक बन जाएगा जो मतलूब है इस वक्त वजीर आजम साहब को। उस्मान डार साहब ये बात करते तो मुझे अजीब सा लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि ये हकीकतन एक जमहूरी जहन के मालिक हैं। खान साहब जमहूरी जहन के मालिक नहीं है। आप खान साहब के क्लिप्स चला के बताएं, खान साहब के क्लिप्स चलाएं और एक तरफ परवेज मुशर्रफ के क्लिप्स चलाएं, आपको बड़ा थोड़ा फर्क नजर आएगा। आप परवेज मुशर्रफ की काबीना देखें और खान साहब की काबीना देखें, आपको बड़ा थोड़ा फर्क नजर आएगा। और आज जो डायरेक्शन बताई है उस्मान डार साहब ने, उस डायरेक्शन को देखें और परवेज मुशर्रफ की डायरेक्शन को देखें तो आपको बहुत थोड़ा फर्क नजर आएगा कि हाँ बेशुमार है, आप बना लें। यही मैं कह रहा हूं, और हम भी ये चाह रहे हैं कि एक दफा ये जो लिबादा पेशकशों को क्यों NRO क्यों समझा जा रहा है कि NRO, जिस तरह से आज मरीम नवाज साहबा ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि वजीर आजम NRO मांग रहे हैं। जी, मैं आ जाता हूं जी उस तरफ। ये वाली बात तो मेरी हो गई ना साहब, आप मैंने आपके सामने मुकम्मल रख दी जी। अब दूसरी बात की तरफ आते हैं जी। ऐसा करें कि इमरान खान साहब को बोलें कि वो किसी किताब के ऊपर जिस पे उनको यकीन है हाथ रख के हलफ लें कि जब आ जाएगी ऑपोजिशन बैठकर बात करने के लिए तो उनके वजीर बाहर निकल के NRO की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करेंगे, क्योंकि ये 5-7 मरतबा कर चुके हैं। हर मरतबा ये करते हैं, हर मरतबा ये बुलाएंगे। अभी आपकी खत्म नहीं हुई होगी मीटिंग, अभी गुफ्तगू का आगाज होगा तो बाहर दमादम दम मस्त कलंदर NRO के नारे लग जाएंगे। तो आप मुझे बताएं कि वो वजीर आजम जो यू टर्न लेने को एक ऐसी चीज समझते हों, और उनके आइडियल कौन है, वो कहते हैं कि अगर हिटलर यू टर्न लेना सीख लेते तो तारीख बदल जाती। आप सोचें जरा, इससे आपको वन पार्टी रूल, इससे आपको यू टर्न, इससे आप पहले बुलाओ, वेट करो और फिर घुमाओ उनको और NRO के नारे मारो, ये सारी बातें आपको पता चल जाएंगी। आप हलफ दे दें, आप भी नहीं दे सकते। आपको लग रहा है कि अगर आप गए इनसे बात की तो फिर ये दोबारा आकर ये कहेंगे कि अब ऑपोजिशन NRO मांग रही है, बट नाज बलोच साहब आपको भी यही लगता है? ये तो ऑपोजिशन रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, हुकूमत कह रही है आ जाए बात कर लें। नाज बलोच साहब से माजरत से 10 सेकंड। देखिए बात ये है कि आप हलफ ले लेना, आपने तो देखा है ये 2 साल के अंदर आप भी नहीं ले सकते। आप ब्रिगेडियर की टेप से शुरू हो जाएं, फखरुद्दीन जीर इब्राहिम तक आए, आप चीफ जस्टिस तक आए, आप जहां मर्जी जाएं, एक दिन एक शख्स अच्छा है, ठीक है डॉक्टर साहब, लानत है जी। अच्छा ठीक है जी, जैसे चले मैं जी नाज बलोच साहब जी। रहमान, देखें बात यह है कि ये जो वाकई में दुरुस्त फरमा रहे हैं बिल्कुल डॉक्टर साहब कि ये जो इनके वजीर आके और स्पोक्स पर्सन और कुछ खुद साख्ता स्पोक्स पर्सन भी हैं, ये आकर जब NRO कहते हैं
तो ये अपनी पार्टी से पहले मशवरा कर लें, क्योंकि पार्टी जो इनकी वजीर आजम साहब है वो तो कभी जो है वो कहते हैं कि जी मैं इनको सबको देख लूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब वो कह रहे हैं कि जी डायलॉग की बात कर रहे हैं। तो 2.5 साल गुजर गए, 2.5 साल के अंदर इनका रवैया क्या था पार्लियामेंट के अंदर? पार्लियामेंट के अंदर जितना सपोर्ट और जितना कोऑपरेट इस ऑपोजिशन ने किया है, लेजिस्लेशन हो या हर मामले के अंदर, ये तो पार्लियामेंट को चला ही ऑपोजिशन नहीं थी। हुकूमत को तो ये तो अनाड़ियों की हुकूमत है। ये तमाम इस्तेमाल शुदा यूज्ड जो है बार बार दोहराए गए चेहरे, इन्हीं लोगों को लेकर आने के बावजूद इनसे कोई काम नहीं हो पा रहा। इनसे तो पार्लियामेंट नहीं चलता, इनसे तो पार्लियामेंट्री जो प्रोसीजर है उसको कितना इन्होंने कमजोर करके रखा है, बुलडोज करके इन्होंने रखा हुआ है। तो आप मुझे बताइए कि ये वो अखलाकी जवाब जो होता है ना, वही हुकूमत खो बैठी है। और जो ये ज़हनियत के हामिल हो कि जी हम अकेले फर्द वाहिद और हमने अकेले हुकूमत करनी है, तो मैं समझती हूँ कि अगर अकबर बादशाह से इनका मवाजना किया जाए तो अकबर बादशाह जो है वो भी अपने बावर्ची को और तानसेन को जो है ना वो गिरफ्तार ना करते कभी। इन्होंने तो बादशाहत भी करनी है, लेकिन अपने तानसेन को भी गिरफ्तार करना है और अपने बावर्चियों को भी गिरफ्तार करना है। तो ये बादशाहत भी चाहते हैं, ये जमहूरियत का नारा भी लगाते हैं, ये वेस्ट की बातें भी करते हैं, और इनके जो दोहरा में आ रहे हैं वो आपके सामने बावर्ची वाला जो रेफरेंस है, जी मैं जवाब लेता हूं, मगर हमें तो मुज़ाकरात के लिए एक माहौल की जरूरत है। वो माहौल क्यों नहीं बन पा रहा, ये मैं डार साहब से जरा पूछूंगा इस ब्रेक के बाद आ रहा हूं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। वक्त कम है, बहस को समेटना है। डार साहब, डायलॉग की दावत तो वजीर आजम दे रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कोई माहौल नहीं है जिसमें बात हो सके हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान। रहमान, हम जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। इन्होंने फैसला कर लिया है पाकिस्तानियों की जानों के साथ खेलना है, कोरोना फैलाना है, मुईशत तबाह करनी है। लेकिन आपके प्रोग्राम की वसातत से मैं सिंध के अंदर जितनी भी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड सियासी जमातें हैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। तैयारी करो, सिंध में इलेक्शन आ रहा है, ये इस्तीफे देने जा रहे हैं और सिंध की भूमि है, ये लोग वहां इंशाल्लाह ताला दूर करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो एक सिंध के अंदर 13 साल से जिस तरह सिंध का इत्तिसाल किया गया, तलीम में, सेहत में, गुर्बत चढ़ के बोल रही है वहां, ये इस्तीफे दे, ये देखेंगे वहां सिंध में इलेक्शन भी होगा। सियासी जमातें मैंने आपको कहा नहीं तैयार बैठी हैं, बल्कि वो तैयारी करें इलेक्शन की। 31 दिसंबर को इस्तीफे आ रहे हैं सिंध के। अच्छा, और ठीक है, जरा टाइम कम है, मैं जरा बाकी दोनों से भी उनका कंक्लूडिंग रिमार्क्स ले लूं। जी नाज साहबा, दो इस्तीफों से भागना नहीं है, आप लोगों ने इस्तीफे देने हैं सिंध के एमपीओ ने, भागने नहीं देंगे। पैगाम आपका चला गया है, देखें जी, पैगाम आपका चला गया है। रहमान जी नाज साहबा। रहमान जी, मेरे भाई उस्मान डार बड़े मासूम हैं, उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि 150 इस्तीफे और एक सूबे के इस्तीफे से जो है कितना नुकसान इनको और कितना नुकसान इनको होगा। मुल्क का फायदा होगा, मुल्क का फायदा होगा, जमहूरियत का फायदा होगा, क्योंकि 2 साल 2.5 साल अगर मजीद इनको दे दिए गए तो ये जमहूरियत का जिस तरह गला घोट कर ये पूरी अपोजिशन को इंतकामी कार्रवाइयों में उलझा रहे हैं, इससे ये कौम का नुकसान कर रहे हैं, ये मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि इनसे मुल्क नहीं चल रहा, ना गैस है, ना रोटी है। और बल्कि आज आपको एक और बात बता दो कि घरेलू जो खवातीन है उनके लिए, उनको पता ही होगा, अदरक 1000 रुपए किलो। ये जरा कम रह गया ना साहब, मैं जरा डॉक्टर साहब से जरा फाइनल कमेंट ले लूं। डॉक्टर साहब, किसका नुकसान है जी? तो लोग खाना कैसे पकाएंगे? जी मेरा देखिए इस प्रोग्राम में 2 चीजें हुई हैं तकरीबन। मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।